हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जहां हमने स्टार्ट की थी साइंस सीरीज़ और साइंस सीरीज़ में रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमने स्टार्ट किया था उसका हमें स्ट्रक्चर, फंक्शन, मैकेनिज्म ये सब देखना था। स्ट्रक्चर में कौन से पार्ट आते हैं उसकी अनाटमी को हम कंप्लीट कर चुके हैं कि पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है हमारा उसमें डिफरेंट कौन से पार्ट हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म में अगर हम फर्स्ट प्रोसेस की बात करें दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलाउ एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। वो प्रोसेस जिसके थ्रू एनवायरनमेंट से जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर और लंग्स से बाहर मूव करती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में बेसिकली दो प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक और CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज करना। तो पूरा जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है इसके अंदर क्या होते हैं, दो पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। फर्स्ट इज इनहेलेशन, इसको बोलते हैं, या इंस्पिरेशन। इनहेलेशन या इंस्पिरेशन मतलब इनहेल करना, जो एयर हमारे लंग्स के अंदर की तरफ फ्लो करती है उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन किसको बोलेंगे हम? एयर लिविंग द लंग्स, जो CO2 हमारे लंग्स से बाहर निकलती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। सांस लेना इनहेलेशन और सांस छोड़ना एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। अ सिंगल ब्रीथ कंप्राइज ऑफ वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। हम कंप्लीट ब्रीथ किसको बोलते हैं? सांस लेना एक कंप्लीट ब्रीथ में इंक्लूडेड होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन सिंगल टाइम। ब्रीदिंग रेट क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम एन इंडिविजुअल ब्रीद इन अ मिनट। हम एक मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं हमारा ब्रीदिंग रेट। एंड ब्रीदिंग रेट इंक्रीज वाइल वॉकिंग फास्ट, रनिंग और आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, डिक्रीज व्हेन इन रिलैक्स्ड स्टेट। ये आप खुद भी देख सकते हो कि जब भी हम रिलैक्स्ड होते हैं तो क्या होता है, हम धीरे धीरे सांस लेते हैं। बट जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, कोई भी स्ट्रीनस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, ब्रीदिंग का रेट भी बढ़ जाता है। और अगर हम एवरेज ब्रीदिंग रेट की बात करें कि एक एडल्ट में एवरेज ब्रीदिंग रेट क्या होता है, दैट इज 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में हम 15 से 18 बार ब्रीदिंग करते हैं, तो ये होता है हमारा एवरेज ब्रीदिंग रेट। इफ़ वी टॉक अबाउट इनहेलेशन, तो ये क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंस्पिरेशन। इसको इंस्पिरेशन भी हम बोलते हैं। इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मतलब डायफ्राम हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब अगर वो नीचे की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, इट बिकम डिप्रेस डाउन एंड बिकम फ्लैट। जो डायफ्राम है वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है ऊपर की तरफ, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और नीचे की तरफ सरक जाएगा। नीचे की तरफ मूव करने की वजह से क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा लंग्स के एक्सपेंड होने के लिए। देन नेक्स्ट स्टेप विल बी इंक्रीज इन द साइज एंड हाइट ऑफ द थोरेसिक कैविटी। अगर डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर गया है तो हमारी थोरेसिक कैविटी, जो चेस्ट वाली कैविटी है, वहाँ का जो साइज है वो बढ़ जाएगा और उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उससे भी क्या होगा, हमारी थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ेगा। लिफ्ट द रिब केज एंड पुशेस द स्टर्नम फॉरवर्ड। अगर साइड से हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इंटरकोस्टल मसल, तो जो रिब्स हैं हमारी वो ऊपर की तरफ मूव करेंगी। और स्टर्नम हम किस चीज़ को बोलते हैं, जहाँ से हमारी रिब्स कनेक्टेड होती हैं, ये आपको स्केलेटल सिस्टम में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमेंशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी। कुल मिला के क्या होगा, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, रिब केज है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो बीच में जो हमारी थोरेसिक कैविटी है जिसके अंदर लंग्स प्रेजेंट हैं, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमेंशन दोनों के दोनों बढ़ जाएंगे। साइज जो है हमारी थोरेसिक कैविटी का वो इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर थोरेसिक कैविटी का साइज़ इंक्रीज़ होगा, मतलब उस जगह का साइज़ बढ़ जाएगा जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे लंग्स का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगे। एंड इंक्रीज़ इन द इंट्रापल्मनरी वॉल्यूम, मतलब जो स्पेस विद इन द लंग्स है वो बढ़ जाएगा, वो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी।
अब वॉल्यूम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। डिक्रीज इन द गैस प्रेशर विद इन द लंग्स, द प्रेशर बिकम लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस प्रेशर के साथ एयर थी हमारे लंग्स में वो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर कम होगा लंग्स में तो क्या होगा, एयर क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो एनवायरनमेंट से, हमारे एटमॉस्फेयर से गैसेस जो हैं, ऑक्सीजन है, गैसेस हैं, वो कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देंगी, वो हमारे लंग्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगी। एयर मूव्स टू द लंग्स टिल द इंट्रापल्मनरी एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अटेन द इक्विलिब्रियम। कोई भी चीज़ है, डिफ्यूज़न का प्रोसेस कैसे काम करता है कि हाई प्रेशर से या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। कोई भी सॉल्यूट की बात करें, हम सॉल्वेंट की बात करें, या फिर कोई भी गैसेस की बात करें, किसी भी सोल्यूशन की बात करें, तो कोई भी चीज़ अगर एक जगह पे ज़्यादा प्रेजेंट है, दूसरी जगह पे कम प्रेजेंट है, तो ऑटोमेटिकली वो डिफ्यूज़ होनी स्टार्ट हो जाती है इन केस ऑफ गैसेस। तो गैसेस की अगर हम बात कर रहे हैं, लंग्स के अंदर हमारा प्रेशर कम हो चुका है। जैसे ही लंग्स एक्सपैंड होंगे उसके अंदर प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा हमारी एटमॉस्फेरिक एयर से, जिसके साथ एंटर करती है हमारी ऑक्सीजन, डिफ्यूज़ होती है लंग्स के अंदर। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन या इंस्पिरेशन हम इसको बोलते हैं। अब अगर हम बात करें एक्सहेलेशन की या फिर एक्सपायरेशन की, तो वो क्या होता है, वो एग्जैक्ट इसका अपोजिट होता है इनहेलेशन का, और ये एक पैसिव प्रोसेस होता है। पैसिव प्रोसेस मतलब इसमें हमें एक्टिव होके एनर्जी को यूज़ नहीं करना पड़ता। जैसे इंस्पिरेशन के लिए, इनहेलेशन के लिए हमें एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है, ऐसे एक्सहेलेशन के लिए नहीं लगाना पड़ता। ये पैसिव प्रोसेस होता है। इसमें एग्जैक्ट उल्टा होगा तो क्या होगा, जैसे डायफ्राम ने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो इसमें क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, डायफ्राम वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, जो हमारी थोरेसिक कैविटी की हाइट है वो कम हो जाएगी। ऐसे ही इंटरकोस्टल मसल हैं वो क्या हो जाएंगे, वो भी रिलैक्स कर जाएंगे, और वो भी रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, जो भी वॉल्यूम बढ़ी थी हमारी थोरेसिक कैविटी की, जो भी हमारा रिब केज का साइज़ बढ़ा था, वो वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में आ जाएगा। लिफ्ट the rib cage and pulls the sternum backward, decrease the anterior and posterior dimension of the thoracic cavity। अब डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स दोनों के दोनों रिलैक्स कर जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे थोरेसिक कैविटी का साइज़ वापस से डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन हमारी थोरेसिक कैविटी का साइज़ बढ़ता है या फिर घटता है, डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है, तो ये डिक्रीज होता है। सेकंड क्वेश्चन अगर यहाँ से बनाया जाए कि ड्यूरिंग एक्सहेलेशन इंटरकोस्टल मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, या फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन में रहते हैं, तो एक्सहेलेशन में वो रिलैक्स करते हैं और इनहेलेशन में वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सेम एज इन केस ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम इनहेलेशन के केस में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और एक्सहेलेशन के केस में क्या करता है, रिलैक्स करता है। तो ऑल ओवर अगर हम देखें, जब ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी तो हमारे थोरेसिक कैविटी का साइज़ बढ़ रहा था। अब सारे की सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ये रिलैक्स कर रही हैं। जब ये वापस रिलैक्स करेंगी, नॉर्मल पोजीशन में आएंगी, तो क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी के साइज़ के डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, अंदर का प्रेशर इंक्रीज़ होगा। दैट मीन्स कि हमारे लंग्स का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और इंट्रा पल्मनरी वॉल्यूम, पल्मनरी वर्ड पहले भी मैंने बताया है कि इसके लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है लंग्स के लिए। तो लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, गैस का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा लंग्स का। और किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या करता है, वो एक्सपेल करने की कोशिश करता है। ऐसे ही लंग्स के अंदर अगर एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, जितनी भी एक्स्ट्रा गैसेज हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। और एक्स्ट्रा गैसेज उस टाइम पे कौन सी आई होती है लंग्स के पास, पूरी हमारी बॉडी में सर्कुलेट करके ब्लड लेके आता है CO2। CO2 का प्रेशर बढ़ जाता है, और CO2 का प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, लंग्स उसको बाहर की तरफ एक्सपेल करते हैं। एयर मूव्स आउट from the lungs till the intrapulmonary and the atmospheric pressure attain equilibrium। जब तक हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता है पल्मनरी प्रेशर, पल्मनरी वॉल्यूम जो है, तब तक वो क्या होता है, गैस है, एयर है, वो बाहर की तरफ मूव करती रहती है। अभी मैं कहीं भी ऑक्सीजन या CO2 को स्पेसिफिकली मेंशन क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम वॉल्यूम्स की बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे कि डिफरेंट कितना प्रेशर होता है और किस वजह से CO2 ही बाहर निकलती है, ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलती है, और किस वजह से ऑक्सीजन ही एंटर करती है, CO2 एंटर नहीं करती है।
डायग्रामेटिकली भी आप इस चीज़ को देख सकते हो कि कैसे इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के टाइम पे हमारा रिब केज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एक्सपेंड होता है और एक्सपायरेशन के टाइम पे जो रिब केज है वो स्मॉलर हो जाता है। अगर एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, एयर इनहेल हो रही है और रिब केज हमारा स्मॉलर हो जाएगा तो एयर जो है वो एक्सेल होगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के कौन से पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं, कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट इज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स। इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और फ्लैट हो जाएगा। एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या होगा, यही डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे। और ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट्स रिब केज, मतलब रिब केज है वो उभर जाएगा, थोड़ा सा लिफ्ट हो जाएगा। और एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या होगा, रिब केज डिसेंड हो जाएगा और लंग्स जो हमारे रिकॉयल हो जाएंगे। और इंस्पिरेशन में क्या होगा, लंग्स लार्जर साइज़ के हो जाएंगे, एक्सपायरेशन में वो रिकॉयल हो जाते हैं, मतलब वापस अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाते हैं। इंस्पिरेशन में क्या होगा, एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीज, एक्सपायरेशन में एग्जैक्ट इसका उल्टा होगा, अंदर एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और इंस्पिरेशन में एयर सक्ड इनटू द लंग्स एंड एक्सपायरेशन में गैसेस फोर्सेस आउट। तो ये आपको डिफरेंसेस याद रखने हैं मेन जो हैं इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के। नेक्स्ट इज़ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अगर हम देखें रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होती है हमारी बॉडी में, जो ब्रीदिंग रेट है वो कैसे कंट्रोल होता है, कितना वॉल्यूम्स कंट्रोल करना है हमारे CO2 ऑक्सीजन का, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है, अगर हम देखें हमारा रेस्पिरेटरी रेट या ब्रीदिंग रेट कितना होता है, दैट इज़ 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। और ये हम पहले भी अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 15 to 18 टाइम्स होता है अडल्ट में। अगर चिल्ड्रन की हम बात करें तो उनमें क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं क्योंकि उनके लंग्स क्या होते हैं, अभी छोटे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, तो वॉल्यूम कम होने की वजह से रेस्पिरेशन जो रेट है, ब्रीदिंग रेट है, वो चिल्ड्रन में, बेबीज़ में ज़्यादा होता है। अगर कंट्रोल की हम बात करें, रेगुलेशन की, कैसे रेगुलेट होता है हमारे अंदर रेस्पिरेशन, तो दो मेथड हैं इसके, नर्वस एंड केमिकल। एक नर्वस कंट्रोल होता है, नर्वस रेगुलेशन, और एक होता है हमारा केमिकल कंट्रोल, केमिकल रेगुलेशन। फर्स्ट हम देखते हैं नर्वस कंट्रोल कि नर्वस सिस्टम हमारा कैसे कंट्रोल करता है, कैसे रेगुलेट करता है हमारे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को। तो रेस्पिरेशन कंट्रोल्ड बाय 2 मैकेनिज्म, फर्स्ट इज़ वॉलेंट्री कंट्रोल एंड सेकंड इज़ ऑटोनॉमिक कंट्रोल। इन दोनों में डिफरेंस आप हमारे नर्वस सिस्टम में समझ जाओगे। बेसिक अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री क्या होता है, वॉलेंट्री का मतलब होता है जिसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोनॉमिक वो होता है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ऑटोमेटिक वो हमारी बॉडी का सिस्टम है, वो चलता रहता है। तो वॉलेंट्री कंट्रोल की अगर हम बात करें, दिस कंट्रोल सेंटर लोकेटेड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो क्या करता है, सिग्नल भेजता है और वॉलंटरी कंट्रोल परफॉर्म करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अगर हम अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकते हैं तो वो क्या है, एक तरीके का वॉलंटरी कंट्रोल है, ऐसा नहीं कि वो अपने आप चल रहा है। अगर हम डीप ब्रीदिंग करना चाहते हैं, हमारी इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन को होल्ड करके रखते हैं, तो वो एक तरीके का वॉलंटरी कंट्रोल होता है, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अगर ऑटोनॉमिक कंट्रोल की हम बात करें तो ये कहाँ से कंट्रोल होता है, ऑटोनॉमिक कंट्रोल सिस्टम होता है हमारा पोन्स और मेडुला के अंदर। ये सारे के सारे पार्ट्स आप पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे कहाँ पे कौन सा पार्ट लोकेटेड होता है। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट्स हैं जो हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो देयर आर 3 पार्ट, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, पोन्स एंड मेडुला। सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स है वो वॉलंटरी कंट्रोल करता है और पोन्स और मेडुला जो हैं वो ऑटोनॉमिक कंट्रोल को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द केमिकल कंट्रोल, तो केमिकल कंट्रोल कैसे होता है, देयर आर 3 केमिकल फैक्टर कंट्रोलिंग द रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इज ऑक्सीजन एंड थर्ड इज पीएच। अभी तक हमने क्या देखा, नर्वस कंट्रोल कि हमारा ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है, चाहे वो वॉलंटरी हो या ऑटोनॉमिक हो। ऐसे ही केमिकल इम्बैलेंस जब होता है हमारी बॉडी के अंदर, केमिकल इम्बैलेंस इन द सेंस कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ी है या कम हुई है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ी है या कम हुई है, ऐसे ही पीएच हमारी किस तरफ मूव कर रही है, इन सब के बेसिस पर भी हमारा रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है कि हमें कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, कितना CO2 को हमारी बॉडी एक्सपेल कर रही है। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन इंक्रीज इन द CO2 एंड pH लेवल इंक्रीज द वेंटिलेशन, देन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CO2 इज वॉश्ड आउट टू नॉर्मलाइज द लेवल। अब एक एक पॉइंट को हम देखें। व्हेन इंक्रीज इन द CO2 एंड pH लेवल,
अगर हमारी CO2 बढ़ जाती है, CO2 का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, या फिर pH लेवल है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वेंटिलेशन अपने आप इंक्रीज हो जाती है। वेंटिलेशन मीन्स जो हमारा एक्सपायर करने की कैपेसिटी है, जो हमारी एक्सेल करने की कैपेसिटी है, वो अपने आप बढ़ जाती है। तो एक्सेसिव CO2 जो है उसको हमारी बॉडी क्या करती है, बाहर की तरफ एक्सपेल करती है, एक्सेल करती है, और जल्दी से जल्दी जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है। व्हेन डिक्रीज इन CO2 एंड pH लेवल्स, तो उसका क्या होगा, अपोजिट इफेक्ट होगा। जैसे ही CO2 लेवल हमारी बॉडी में डिक्रीज़ होता है तो इट विल अफेक्ट द pH, वो भी डिक्रीज़ होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, इट विल इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर। ये हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को बोलेगा अपनी एक्टिविटी को थोड़ा सा इनहिबिट करने के लिए, टू नॉर्मलाइज द लेवल्स ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि केमिकल कंट्रोल अकेला खुद से कंट्रोल करता है, वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी सिग्नल भेजता रहता है कि किस टाइम पे हमारे रेस्पिरेशन के ब्रीदिंग के रेट को बढ़ाना है, किस टाइम पे कम करना। अगर CO2 लेवल कम हो जाता है तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है वो डाउन आ जाता है, और जो वेंटिलेशन है वो भी कम हो जाती है, एक्सेल करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और इनहेल करने की कैपेसिटी वो उसी अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। व्हेन डिक्रीज इन O2 कंसंट्रेशन, यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर, कि अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज द वेंटिलेशन, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंटर इनटू द लंग्स टू नॉर्मलाइज द लेवल। इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझना चाहो, जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, कोई स्ट्रीनस एक्टिविटी करते हो, तो क्या होता है, आपकी जो सांस है वो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ने लग जाती है, हांफना स्टार्ट कर देते हैं हम। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन का लेवल उस हिसाब से कम होता है। जैसे ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी को कम फील होती है एज़ पर द रिक्वायरमेंट, तो क्या होता है, वेंटिलेशन का रेट बढ़ जाता है। वेंटिलेशन का रेट बढ़ते ही क्या होगा, ऑक्सीजन एक्सेसिव अमाउंट में फिर हमारी एंटर होना स्टार्ट हो जाती है लंग्स में, ताकि जो भी लेवल्स हैं उनको नॉर्मलाइज किया जा सके। तो ऐसे ही जब इम्बैलेंस होता है CO2 की या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अप या डाउन जाती है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारी वेंटिलेशन कंट्रोल हो जाती है थ्रू आवर नर्वस एंड केमिकल कंट्रोल। आफ्टर ऑल दिस कंट्रोल, अगर हम साइकिल ऑफ ब्रीदिंग की बात करें तो साइकिल ऑफ ब्रीदिंग में हमारा एवरेज ब्रीदिंग रेट क्या होता है, 12 to 15 पर मिनट, जो अडल्ट का है हमारा ब्रीदिंग रेट। और हर एक ब्रीदिंग में क्या होता है, 3 फेज होते हैं, इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन एंड पॉज। ये कितने कितने सेकंड के होते हैं, इंस्पिरेशन लास्ट अबाउट 2 सेकेंड्स, एक्सपायरेशन लास्ट अबाउट 3 सेकेंड, और बीच में ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो पॉज भी रहता है हमारा, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस की। जब हम डीप ब्रीद करना स्टार्ट करते हैं तो हम अपने एवरेज ब्रीदिंग रेट को और भी डाउन ला सकते हैं। जितना ज़्यादा हम ब्रीथ को होल्ड करने की कैपेसिटी अपनी बढ़ाते हैं, उतना ही हमारी लंग्स की हेल्थ भी बढ़ती है। अगर कोई भी पर्सन बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, दैट मीन्स उसको लंग में कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। अगर आपकी लंग्स की वॉल्यूम अच्छी रहती है, ज़्यादा रहती है, तो आपका ब्रीदिंग रेट नॉर्मल रहता है, डाउन रहता है। लेकिन जैसे ही आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है कि दैट मीन्स आपकी लंग की जो टोटल कैपेसिटी है, जो वॉल्यूम कैपेसिटी है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। लंग्स आपके प्रॉपर ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे CO2 को भी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो वो आप एक्सरसाइज की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो। ये वॉल्यूम्स क्या क्या होती हैं, लंग्स की कुछ वॉल्यूम्स हैं स्पेसिफिक जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम करेंगे। अभी अगर इस वीडियो में उस पार्ट को मैंने इंक्लूड कर दिया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे वॉल्यूम्स को कवर करेंगे 1 by 1, क्योंकि उनमें से क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम स्पेसिफिकली अलग अलग वॉल्यूम्स को पढ़ेंगे, क्या उनमें डिफरेंस होता है, कितनी कैपेसिटी होती है, हर एक की एक अलग अलग वैल्यू होती है जो हमें याद रखनी है। तो वो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस रेस्पिरेशन वाले चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए जो एक हमारा पार्ट बचा है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम वाला, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसको कंटिन्यू देखने के लिए सीरीज़ को फॉलो करें।